हाय दोस्तों, अगर आप बाहर की थोड़ी बहुत भी न्यूज़ देखते हो, बाहर के लोगों से अगर अपडेट रहते हो तो आपने एक न्यूज़ अभी सुनी होगी। वो न्यूज़ है नेपाल की कि किस तरह से जनता और सरकार के बीच में नेपाल में एक घमासान युद्ध शुरू हुआ और वो किस तरह से आगे बढ़ा और उसकी क्या अभी तक कंडीशन है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेपाल के अंदर आखिर हुआ क्या था, किस तरह से एक बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। और ये न्यूज़ सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में फैल चुकी है। हर तरह के अखबार, हर तरह के न्यूज़ चैनल बस यही दिखा रहे हैं कि नेपाल में किस तरह से अनस्टेबिलिटी पैदा हुई। इस वीडियो के अंदर अपन इसको एक डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से नेपाल राजशाही से लोकतंत्र की राह पे चला और नेपाल में भ्रष्टाचार कितना अधिक था जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी क्रांतियां शुरू हो गई। और उसके अगले पार्ट में हम समझेंगे कि जेन जी का उद्देश्य क्या है, जेन जी जो जनरेशन जेड है वो क्या है और इन्होंने किस तरह से एक बड़ी क्रांति का रूप ले लिया। और इसके बाद में अपन समझेंगे कि नेपोटिज्म और नेपो किड्स क्या है और इनके खिलाफ जनता किस तरह से सड़कों पे उतरी। और उसके बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे बैन लगा दिया। उसका क्या रीजन था, आखिर क्यों नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर बैन लगा दिया, इसको अपन डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद में डिजिटल रेवोल्यूशन कैसे आया नेपाल के अंदर और वहाँ पे हिंसा और खून खराबा कितना हुआ ये भी समझेंगे। और अब जो नेपाल के अंदर नई गवर्नमेंट बनी है वो किस तरह से काम करेगी और क्या वो उस काम में सफल हो पाएगी या फिर नहीं, जो कि जनता के द्वारा ही अभी चुनी जाएगी या फिर और जनता द्वारा उनको लगभग चुन लिया गया है जो कि फाइनल हो चुकी है। लेकिन उससे पहले अपन समझते हैं कि नेपाल आखिर है क्या। इस चैनल के जो भी दर्शक है उनको नहीं पता है कि नेपाल ही क्या है। काफी लोगों को तो पता होगा लेकिन काफी लोगों को पता ही नहीं कि नेपाल ही क्या है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल एक देश है, जैसे चाइना है, इंडिया है, रूस है, वैसे वैसे एक देश है, छोटा सा देश है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वो है नेपाल। और अब आप पूछोगे ये कहाँ पर है, हमने तो कभी नहीं सुना। तो मैं आपको बता दूं ये चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच में छोटी सी जगह है, खाली जगह। जो आप कभी अगर मैप देखोगे तो उसके अंदर बीच में खाली जगह ऐसे पट्टी टाइप की, उसको नेपाल कहा जाता है। वो एक देश है, भारत के जैसा एक दूसरा देश है। उसमें पहले राजशाही शासन था लेकिन उसके बाद में लोकतंत्र किस तरह से आया, इस वीडियो में अपन इस कहानी को पूरी डिटेल में समझेंगे। नेपाल एक ऐसा देश जो काफी खूबसूरती से भरा है, पहाड़ी इलाके पे बसा है, जो अपने साफ पर्यावरण की वजह से जाना जाता है। यही देश पिछले कई दशकों से संघर्ष कर रहा है। आज हम जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसकी जड़ें नेपाल की राजनीतिक इतिहास और सामाजिक हालत से जुड़ी हुई है। नेपाल 2008 तक एक राजशाही देश था जहां राजा का शासन चल रहा था, राजा का दरबार होता था। लेकिन जनता बदलाव चाहती थी। 1996 में माओवादी युद्ध शुरू हुआ जो कि 10 सालों तक चला और इसमें करीब 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और इस युद्ध का मकसद था राजशाही खत्म करके लोकतंत्र लाना। आखिरकार 2008 में नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित किया गया। नेपाल के इतिहास में ये एक बड़ा मोड़ था जिसके बाद राजनीतिक अस्थिरता खत्म ही नहीं हुई। 2015 के अंदर नेपाल में एक नया संविधान लाया गया और नेपाल 7 प्रदेशों के अंदर बंट गया और एक नई संघीय व्यवस्था मिली। लोगों को उम्मीद थी कि सब कुछ बदल जाएगा, लोकतंत्र आएगा, विकास होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन वाकई में क्या ऐसा हुआ? हकीकत ये है कि संविधान लागू होने के बाद भी सरकारें गिरती रही, गठबंधन बदलते रहे, जनता को एक स्थिर सरकार नहीं मिली। नेपाल में युवा बेरोजगारी एक बड़े स्तर पर फैल चुकी थी। वहाँ के युवा रोजगार के लिए या तो इंडिया या चाइना या रशिया जाते थे या फिर गल्फ कंट्रीज में जाते थे। उनको अपने देश में रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता था। गरीबी और असमानता इतनी अधिक थी कि शहरों के कुछ लोग लग्जरी कार और महंगे कपड़े पहनते थे, वहीं गाँव के गरीब जनता को एक स्कूल या हॉस्पिटल जैसी आम व्यवस्था भी नहीं मिलती थी। गवर्नमेंट का शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में बहुत ही कम ध्यान था जिसकी वजह से वहाँ की जनता अस्पताल या फिर स्कूल के लिए तरसती थी और एक भारी खर्चों का शिकार होती थी। नेपाल की राजनीति में सबसे गहरी चोट है भ्रष्टाचार, पब्लिक के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और अधूरे पड़े प्रोजेक्ट। और इसके अलावा नेताओं के रिश्तेदारों की सीधी नौकरी लग जाती थी, जैसे एग्जाम दिया सीधी एंट्री, यानी उनको आसानी से एक जॉब मिल जाती थी। और इसी नेपोटिज्म की वजह से जनता काफी परेशान थी। पारिवारिक राजनीति ने सिस्टम को कमजोर किया और इसी वजह से वहाँ की जनता काफी परेशान हो गई। अब समझते हैं कि जेन जी यानी जनरेशन जेड का उदय कैसे हुआ। 1995 से लेकर 2010 के बीच जन्मे पीढ़ी को जेन जी पीढ़ी कहा जाता है और जेन जी पीढ़ी ने सब कुछ बदल दिया। और ये लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़े हुए और ये देखते थे कि दूसरे देशों में किस तरह से सरकारें डेवलपमेंट और कर रही है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट अभी तक भ्रष्टाचार और एक अस्थिर राजनीति का शिकार है। जेन जी का यही गुस्सा सड़कों पर उतर आता है। फिर जन्म होता है जेन जी प्रोटेस्ट का। नेपाल की ये कहानी हमें बताती है कि सपनों और हकीकत के बीच में जब दूरियां बढ़ती जाती है तो युवा पीढ़ी कभी भी चुप नहीं बैठती, सवाल पूछती है, जवाब मांगती है और कभी कभी सड़कों पर उतरकर एक इतिहास लिख देती है।
अब बात करते हैं कि पिछले 10 सालों में नेपाल की राजनीति ने कैसे काम किया। जनता को स्थिरता, विकास और अच्छी व्यवस्था देने का वादा करने वाली सरकारें किस तरह से नाकाम हुई। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेता पिछले दशकों में राजनीतिक रूप से चर्चित चेहरों में एक है। उनका कार्यकाल बार बार सत्ता में आने और जाने और गठबंधनों के टूटने से भरा रहा। कई बार उन्होंने खुद को स्टेबिलिटी लाने वाला नेता कहा, लेकिन सरकारें फिर से कोलैप्स हो गई। उनकी ओपोजिशन पार्टीज कहती है कि ओली की प्राथमिकता जनता और विकास से ज्यादा सत्ता बनाए रखना है। उनकी पार्टी यूएमएल अक्सर माओवादी या फिर नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करती रही और फिर से टूट जाती, और यही राजनीतिक इनस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ की जनता काफी परेशान थी। कभी यूएमएल के साथ खड़े रहे, कभी उनके खिलाफ हो गए। वहाँ की जनता को लगा कि नेता बदलो या दल बदलो, लेकिन नतीजा वही है। बिजली समस्या, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आम समस्याओं को भी सरकार हल नहीं कर पाई। गवर्नमेंट ने वादे तो बहुत किए थे, लेकिन अमल अधूरा रहा। इसके अलावा जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसके कई सारे प्रोजेक्ट अधूरे थे, यानी कि वहाँ पे कोई सड़क बन रही है, यहाँ पे एक बड़ा पुल बन रहा है, या कोई भी गवर्नमेंट का बड़े प्रोजेक्ट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे और कई सालों से बीच में ही अटके हुए थे। अगर कोई सड़कें पूरी भी हुई तो वो इतनी खराब क्वालिटी की थी कि वो सड़कें 1-2 साल के बाद खुद ही खत्म हो गई। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाएं करप्शन की वजह से बिल्कुल खत्म हो गई। कई रिपोर्ट्स बताती है कि किसी प्रोजेक्ट के बजट का एक बड़ा सा हिस्सा बीच के लोगों में खत्म हो जाता था, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार जैसे लोग बजट के एक बड़े हिस्से को बीच में ही खत्म कर देते थे और काम ढंग से नहीं हो पाता था। जनता का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा कि हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को और काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसके अलावा नेपोटिज्म और नेपो किड्स का जो मुद्दा है वो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, यानी कि वहाँ के जो नेता लोग थे, वहाँ के बच्चे एक बड़ी लग्जरी लाइफ जीते थे, विदेशों में पढ़ते थे, विदेशों की ट्रिप करते थे, घूम के आते थे और वो लोग फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, जिसकी वजह से वहाँ की जनता ये कहने लगी हमको स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी एक आम व्यवस्था भी नहीं मिल पा रही है, वही नेताओं के बच्चे इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे। वहाँ की जो पिछले 10 सालों की राजनीति रही उसमें बदलाव सिर्फ नारों का रहा, हकीकत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस वजह से वहाँ की जनता काफी परेशान हो गई थी, जिसने आज की जनरेशन को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा जो नेपाल की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक हाल ही में प्रस्ताव जारी किया कि सोशल मीडिया के जितने भी ऐप है उनको एक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर कोई सोशल मीडिया गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा और इन ऐप्स को 7 दिन का समय दिया गया कि 7 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, लेकिन सभी कंपनीज ने मना कर दिया और उन सारी कंपनीज ने बताया कि हम पब्लिक के डाटा को कभी भी गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। जिसके बाद 4 सितंबर के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया एप्लीकेशन को पूरी तरीके से बैन कर दिया। इस वजह से वहाँ की जनता सोचने लगी कि ये हमारी आवाज को दबाने का एक प्रयास है, जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतरने को और मजबूर हो गई। जबकि सरकार का कहना है कि इन सोशल मीडिया की वजह से फेक न्यूज फैलती है और ये जो नई जनरेशन थी जिसे जेन जी कहा जा रहा है, उन्होंने इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा उनकी आवाज दबाना समझा और उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू कर दिया। सिर्फ काठमांडू ही नहीं, पोखरा, बिरतनगर, जनकपुर जैसे बड़े शहरों के यूथ भी इस डिजिटल वेव में जुड़ गए। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि नेपाल का सबसे बड़ा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोटेस्ट होने वाला था। सैकड़ों नहीं हजारों युवा संसद के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। शुरू में तो ये प्रोटेस्ट काफी पीसफुल था, लेकिन जैसे पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया उसके बाद वहाँ के युवा काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी और कई सरकारी दफ्तरों पर पत्थरबाजी और आगजनी की घटना भी सामने आई। लेकिन हर प्रोटेस्ट की एक कीमत होती है। वहाँ की पुलिस फायरिंग में करीब 19 युवा मारे गए और सैकड़ों घायल हुए और जो प्रोटेस्ट करने वाले लीडर थे उनको जेल में डाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी जनता और इतना बड़ा आंदोलन आखिर चला कौन रहा था? तो जवाब है कि इस प्रोटेस्ट को कोई एक इंसान नहीं चला रहा था, बल्कि वहाँ की सारी जनता मिलकर चला रही थी। और इस प्रोटेस्ट में काफी युवा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि छात्र नेता इस प्रोटेस्ट में आगे आए। और ये संघर्ष सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं है, बल्कि जनता ये चाहती है कि वहाँ पर अधिक से अधिक विकास हो, सड़कें बने, स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी एक बड़ी सुविधा भी मिलती रहे। लेकिन इन सब के बाद अब जो नेपाल की स्थिति है वो काफी सामान्य हो चुकी है। अब एक नई सरकार और एक नया ऐतिहासिक पल है। इस नई सरकार का नया चेहरा पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया गया है और ये पहली बार है जब नेपाल के अंदर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी। उनकी छवि एक ईमानदार न्यायाधीश के रूप में रही है, इसीलिए जनता को उम्मीद है कि वो एक अच्छे काम करेगी। लेकिन ये राह इतनी आसान भी नहीं है। जनता और युवाओं को उम्मीद है कि एक नया नेपाल बने, विरोध प्रदर्शनों की जांच हो और जिम्मेदार लोगों को सजा मिले और करप्शन को पूरी तरह से खत्म किया जाए। नेपाल में उठा ये विरोध सिर्फ एक विरोध नहीं है, बल्कि एक अन्याय के खिलाफ एक आवाज है। नई पीढ़ी का कहना है कि हम अपने सपने चुराने नहीं देंगे, बल्कि एक नया नेपाल चाहते हैं।
हम सिर्फ नेताओं के झूठे स्पीच या प्रॉमिस नहीं चाहते, हम असली में बदलाव चाहते हैं। तो अब देखना ये होगा कि नेपाल में आने वाली सरकार जो नई गवर्नमेंट बनी है वो किस तरह से नेपाल में एक स्टेबिलिटी पैदा करती है। वहाँ की जनता इस गवर्नमेंट से काफी उम्मीद कर रही है, विकास, रोजगार और करप्शन के खिलाफ लड़ने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या ये गवर्नमेंट उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी, देखना ये होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।